विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के आंकड़ा शास्त्र का दूसरा चैप्टर देखेंगे। देखिए, दूसरे चैप्टर का नाम दिया हुआ है सूचना का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि किसी भी डेटा को व्यवस्थित तरीके से रख करके और सामने किसी को देना, इसको प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि किसी के सामने प्रस्तुत करना, यानी उसको देना। तो चलिए, हम लोग पहले चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़े थे कि सूचना किसे कहते हैं, सूचना अर्थात क्या। तो हम लोग पहले चैप्टर में ऐसा पढ़े थे कि किसी भी समस्या का, कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर, देखिए सूचना के बारे में, जब अपने पास कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसके समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, समष्टि या न्यायदर्श जांच का आयोजन किया जाता है। देखिए, अपने पास कोई भी समस्या हो तो उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन से जांच का आयोजन किया जाता है, या तो समष्टि जांच का आयोजन किया जाता है, नहीं तो न्यायदर्श जांच का आयोजन किया जाता है। और समष्टि जांच और न्यायदर्श जांच से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उस परिणाम को सूचना कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए समष्टि या न्यायदर्श जांच का आयोजन किया जाता है और समष्टि और न्यायदर्श जांच के पश्चात जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे सूचना या डेटा कहते हैं। ये चीज हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी सीख चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर यही परिभाषा है, किसी भी समस्या के समाधान हेतु समष्टि या न्यायदर्श जांच का आयोजन किया जाता है। जांच के द्वारा प्राप्त परिणामों के समूह को सूचना कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये सूचना 2 प्रकार का होता है। ये भी हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बता दूं ताकि याद रहे। पहला होता है संख्यात्मक सूचना और दूसरा होता है गुणात्मक सूचना। गुणात्मक सूचना। अब इसके अंदर संख्यात्मक सूचना क्या है और गुणात्मक सूचना क्या है। तो संख्यात्मक सूचना की अगर परिभाषा पूछी जाए तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि संख्यात्मक चल से प्राप्त सूचना को, किससे, ये संख्यात्मक है तो संख्यात्मक चल से बना होगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि संख्यात्मक चल से प्राप्त सूचना को संख्यात्मक सूचना कहते हैं। ठीक इसी तरह से यहां गुणात्मक चल है तो इसकी परिभाषा तो आपको अपने आप पता चल जाता होगा। जैसे संख्यात्मक था तो संख्यात्मक चल से, यहां गुणात्मक है तो लिखेंगे गुणात्मक चल से प्राप्त सूचना को गुणात्मक सूचना कहते हैं। देखिए, सूचना 2 प्रकार के, संख्यात्मक सूचना, गुणात्मक सूचना। संख्यात्मक सूचना अर्थात क्या, संख्यात्मक चल से प्राप्त सूचना को संख्यात्मक सूचना कहते हैं। गुणात्मक सूचना अर्थात क्या, तो गुणात्मक चल से प्राप्त सूचना को गुणात्मक सूचना कहते हैं। तो संख्यात्मक सूचना में क्या आया था, संख्यात्मक चल आया था। और संख्यात्मक चल को देखें तो संख्यात्मक चल 2 प्रकार के होते हैं। संख्यात्मक चल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असतत चल और दूसरा होता है सतत चल। अब ये असतत चल क्या है, सतत चल क्या है। देखिए, अभी हम लोग यहां से लेकर के यहां तक जो पढ़े चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिए, अब यहां से चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत होती है। तो संख्यात्मक चल संख्यात्मक चल 2 प्रकार के होते हैं, असतत चल और सतत चल। अब हम लोग देखें असतत चल किसे कहते हैं। देखिए, असतत चल अर्थात क्या, असतत चल को इंग्लिश में डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। डिस्क्रीट वेरिएबल। अब देखिए, ऐसा चल जो 2 सीमाओं के बीच में, 2 सीमाओं के बीच में, देखिए ऐसा चल जो 2 सीमाओं के बीच में एक निश्चित मूल्यों को ही धारण करे। उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो एक लिमिट, सीमा का मतलब लिमिटेशन या एक निश्चित पॉइंट, जैसे एक पॉइंट दे दिया गया है 10, इसके आगे वाला पॉइंट दे दिया गया है 15, 2 सीमा हो गया। इसके बीच में
एक निश्चित या गणनीय मूल्यों को ही, जिसको आसानी से गिन सकते हैं, यानी 11, 12, 13, 14, सिर्फ इन संख्याओं को ही धारण करे, ऐसे चल को हम असतत चल या डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। ध्यान से समझना, यही से नया चैप्टर चालू हो रहा है। ऐसा चल, ठीक है, ऐसा चल जो दो सीमाओं के बीच में, यानी दो फिक्स बिंदुओं के बीच में, दो निश्चित बिंदुओं के बीच में गणनीय मूल्यों को, यानी जिसको हम आसानी से गिन सके, या निश्चित बिंदुओं या निश्चित मूल्यों को ही धारण करे, उसे हम असतत चल कहते हैं। उदाहरण के रूप में प्रति परिवार बालकों की संख्या, प्रति परिवार बालकों की संख्या एक ऐसा चल है, तो ये असतत चल है, ये निश्चित संख्या ही दर्शाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसके घर पे 3.375 लड़के हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। फिक्स संख्या है कि 3 बच्चे हैं, या उनके घर पे 2 बच्चे हैं, या उनके घर पे 1 बच्चा है, या उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है। इसके बाद सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या भी कैसा होगा, एक निश्चित संख्या ही होगा, तो उसको हम कहेंगे असतत चल। असतत चल का मतलब कि दो संख्याओं के बीच की कोई निश्चित संख्या बताना, दो फिक्स संख्या है यानी दो निश्चित सीमा है, उनके बीच की निश्चित संख्या बताना, वो क्या कहलाएगा, असतत चल। देखिए यहाँ पर संख्यात्मक सूचना, गुणात्मक सूचना आपको बता दिया था। संख्यात्मक चल 2 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया, असतत चल और दूसरा सतत चल। असतत चल में क्या दिया गया है, डिस्क्रीट वेरिएबल में जो चल किसी दो सीमाओं के बीच निश्चित या गणनीय मूल्यों को धारण कर सके। पूर्व परिभाषा यहीं पर है कि दो सीमाओं के बीच में या तो निश्चित या गणनीय मूल्यों को धारण कर सके, उसे असतत चल कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे प्रति परिवार बालकों की संख्या या सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या, ये जब भी हम बोलेंगे या तो 1 दुर्घटना हुई होगी, या 2 हुई होगी, या 5 हुई होगी, या 10 हुई होगी। दुर्घटना की संख्या भी मतलब निश्चित संख्या के बीच में ही मिलेगी। अब सतत चल, सतत का मतलब होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। देखो इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहा गया है। सतत का मतलब होता है लगातार, जो चल दो सीमाओं के बीच किसी भी मूल्य को धारण कर सकता है। उदाहरण के रूप में आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनका वजन मैं ऐसा बोलूं कि सबका वजन 30 किलोग्राम से लेकर के और 70 किलोग्राम के बीच में होगा, तो दो निश्चित मूल्य तो आ गया, लेकिन अब इसके बीच कोई भी संख्या आ सकती है। देखिए 30 से 31 के बीच में ही बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं। 30 किलो 100 ग्राम, 30 किलो 101 ग्राम, 30 किलो 005 ग्राम, इस तरह से 30 से 31 के बीच में लिखे तो बहुत सारे अनंत मान आ जाएंगे। उसी तरह से 31 से 32 के बीच में भी ऐसे बहुत सारे अनंत मान आ जाएंगे। तो ऐसा चल जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच किसी भी मूल्य को धारण कर सकता है, अनंत मूल्यों को धारण कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, सतत चल। देखो जो चल किसी भी दो सीमाओं के बीच किसी भी मूल्यों को धारण कर सकता हो तो उसे सतत चल कहते हैं। जैसे व्यक्ति की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या 165.5 सेंटीमीटर, 160.4 सेंटीमीटर, यानी 165 से 166 के बीच में बहुत सारे आंकड़े आ सकते हैं। यदि पॉइंट, छोटे शब्दों में ऐसा समझे कि अगर पॉइंट में आने लगे तो ये सतत चल हो जाएगा। अगर निश्चित मूल्य पूर्ण संख्याओं में आवे तो असतत चला जाएगा। समझने के लिए ऐसे समझना और ये परिभाषा याद कर लेना। अब देखिए असतत संख्यात्मक सूचना, असतत संख्यात्मक सूचना किसे कहते हैं? तो असतत चल के द्वारा, देखिए ये असतत है तो असतत चलाना चाहिए, तो असतत चल के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को असतत संख्यात्मक सूचना कहते हैं। ठीक इसका उल्टा जब आप ये समझ जाएंगे कि असतत चल, असतत चल का मतलब देखिए यहाँ पर निश्चित मूल्य आया था, जैसे परिवार में बालकों की संख्या आया था 2, 5, 6, 8, तो ऐसे ही संख्या के द्वारा जो सूचना प्रस्तुत की जाती है उसे असतत संख्यात्मक सूचना कहते हैं। जैसे आपके बुक में उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें निश्चित संख्या ऐसे ही दर्शाई दी गई है
तो वह असतत संख्यात्मक सूचना है, आप देख लेना। इसके बाद सतत संख्यात्मक सूचना, पूरी परिभाषा वही है, सिर्फ यहाँ असतत के जगह पर सतत बोल देना है, वही का वही याद कर लेना है कि सतत चल के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को सतत संख्यात्मक सूचना कहते हैं। अवर्गीकृत सूचना, तो अवर्गीकृत सूचना में क्या है कि समष्टि या न्यायादर्श जांच के अंत में समष्टि जांच किया गया हो या न्यायादर्श जांच किया गया हो, तो आपको पता है समष्टि अर्थात पूरे समूह का जांच हुआ हो या किसी निश्चित सैंपल का जांच किया गया हो, उस जांच करने के बाद जो भी अपने को डेटा मिलता है उसको हम मौलिक या अवर्गीकृत सूचना कहते हैं। और वो मौलिक और अवर्गीकृत सूचना कब तक बना रहता है, जब तक कि उससे हम कोई छेड़छाड़ ना करें, यानी जैसा हम डेटा पाए, जैसा सूचना पाए वैसा ही किसी को ले जा करके दे दे, तो उसको कहते हैं मौलिक या अवर्गीकृत सूचना। तो देखिए सूचना का वर्गीकरण, सूचना का वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अवर्गीकृत सूचना को, ये बताइए अवर्गीकृत सूचना कहां से पाओगे, तो जब समष्टि या न्यायादर्श का जांच होगा, जब वहां से जांच करने के बाद जो भी सूचना अपना पाए तो उसको हम कहेंगे अवर्गीकृत सूचना। अवर्गीकृत सूचना को, जो भी सूचना मिला उसको हम क्या करें, संक्षेप में लिख दें। बोले बहुत जगह ले रहा है, हम ऊपर वाले अधिकारी के पास ले जाकर के प्रस्तुत करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको संक्षेप में लिख दे या उसको व्यवस्थित लिख दे या उसको थोड़ा प्रबंधन कर दे, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कर दे। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। फिर से ध्यान से समझ लो, और यहां से समष्टि और न्यायादर्श से कैसी सूचना अपने को प्राप्त होती है, अवर्गीकृत। तो हम यहां से लिखेंगे कि अवर्गीकृत सूचना को संक्षेप में व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करने की प्रक्रिया को सूचना का वर्गीकरण कहते हैं। देखिए यही यहां पर दिया गया है, अवर्गीकृत सूचना को संक्षेप में व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करने की प्रक्रिया को सूचना का वर्गीकरण कहते हैं। सूचना का वर्गीकरण करते समय हमेशा ध्यान रखना है, संक्षेप में करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। अब देखिए वर्गीकरण क्यों किया जाता है या वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता है, ये यहां पर दिया गया है। ये आपको सेक्शन डी में, स्वाध्याय में सेक्शन डी का पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सूचना को वर्गीकृत क्यों किया जाता है। कई तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला काम तो ये लिखेंगे कि हम सूचना को संक्षिप्त और आकर्षक यानी देखने में अच्छा लगे, इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है कि विविध लक्षणों की तुलना किया जाता है। अगर सूचना प्राप्त हो जाए और वर्गीकृत प्राप्त हो जाए, उदाहरण के रूप में आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की मार्कशीट अगर प्रिंसिपल सर को दे दिया जाए कि सबका एनालिसिस करो या सबका अध्ययन करो, तो कंटाल जाएंगे। लेकिन उनको अगर इस तरह से दे दिया जाए, जैसे मान लो छोटा सा एक स्वरूप करके कि अपने क्लास में 0 से 33% वाले 10 विद्यार्थी हैं, फिर 33 से 60% वाले 30 विद्यार्थी हैं, फिर 60 से 80% वाले 40 विद्यार्थी हैं और 80 से 100% के बीच में 5 विद्यार्थी हैं, तो तुरंत वो पहचान जाएंगे कि हाँ हमारे स्कूल में टॉपर कितने। देखिए ऐसे सूचना अगर उनको दे दिया गया, इसका मतलब कि उनको वर्गीकृत सूचना दे दिया गया। तो वर्गीकृत जब सूचना दे दिया जाता है तो ऐसा बोलेंगे कि 60% के नीचे यानी 30, 10, 40 विद्यार्थी है। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 60% के नीचे है, 40 और 5 45 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 60% के ऊपर है, 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत टैलेंट है। तो सूचना को तुलना करना एकदम आसान हो जाता है। तो सूचना के विविध लक्षणों के बीच तुलना करने के लिए अब अभी मैं बताया एक एक विद्यार्थी का अगर 80 विद्यार्थी है, एक एक विद्यार्थी अगर मार्कशीट सर को दे दिया जाए तो उनको समय ज़्यादा लगेगा एनालिसिस करने में। लेकिन इस तरह की सूचना बना करके अगर दे दिया जाए तो तुरंत 5 मिनट में अपना रिजल्ट समझ लेंगे। तो इसे समय, शक्ति और खर्च का बचत होता है। इसके बाद सूचना के अलग अलग लक्षणों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है।
ये वर्गीकरण क्यों किया जाता है, सेक्शन डी का पहला प्रश्न है। अब यहाँ पर सूचना का वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये सेक्शन बी का पहला प्रश्न दिया गया है आपके स्वाध्याय में, इसको याद कर लेना, लिख भी लेना। अब देखिए वर्गीकरण के प्रकार, वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण, गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। संख्यात्मक सूचना यानी जो सूचना संख्या में दिया गया होगा, यहाँ पर देखो दिया गया है, संख्यात्मक चल के वर्गीकरण को संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण कहते हैं, जैसा नाम वैसी परिभाषा। गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण, तो गुणात्मक चल के वर्गीकरण को गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण कहते हैं। ये तो एकदम आसान है। अब यहां पर असतत आवृत्ति वितरण और सतत आवृत्ति वितरण दो शब्द है, थियरी लास्ट हो जाएगा। असतत आवृत्ति वितरण में असतत चल की, असतत चल हम लोग अभी पढ़े थे, जो निश्चित मूल्यों को ही धारण करे दो सीमाओं के बीच में। तो असतत चल की सूचना से वर्गीकरण को, असतत चल दिया गया होगा, अगर उसका वर्गीकरण किया जाएगा तो असतत आवृत्ति वितरण कहते हैं। उदाहरण एक यही दिया गया है, असतत चल दिया हुआ रहेगा उस उदाहरण में, और उसका वर्गीकरण जब हम लोग करेंगे तो असतत आवृत्ति वितरण कहलाएगा। अगर सतत आवृत्ति वितरण, अगर सतत चल दिया गया है तो उसको अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो सतत आवृत्ति वितरण कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर एक। उदाहरण एक में दिया गया है कि टेलीविजन सेट का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री में साप्ताहिक 500 सेट का उत्पादन हुआ। एक सप्ताह में कितने सेट का उत्पादन हो रहा है, 500, जिसमें से 50 टेलीविजन सेट्स का एक न्याय दर्श लेकर के, देखिए टोटल कंपनी में तो प्रोडक्शन हो रहा है 500 सेट का, लेकिन उसकी जांच करने के लिए उसमें से सिर्फ 50 टेलीविजन का सैंपल लिया गया। न्याय दर्श से नहीं होता है सैंपल। प्रत्येक टेलीविजन सेट्स की जांच करते समय निम्नानुसार त्रुटियों की संख्या मिलती है। इस सूचना पर से योग्य आवृत्ति वितरण ज्ञात कीजिए या योग्य आवृत्ति वितरण की रचना कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, पहले दिन 50 टेलीविजन लिया गया जांच करने के लिए, तो पहले दिन उसमें से 0 त्रुटि मिला, यानी एक भी खराबी नहीं निकली। दूसरे दिन 3 त्रुटि निकला, यानी 3 टेलीविजन सेट खराब थे। चौथे दिन 2 खराब थे, 5वें दिन 1 खराब थे। ऐसे जो जो डेटा मिला यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या है 0, और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या है 5। तो अपने से ये पूछा जाए कि इसका विस्तार कितना होगा। 9th में आप लोग पढ़े होंगे, और ये जो प्रश्न है ना सेम आप लोग 9th में पढ़े हो, कुछ भी नया नहीं है। तो विस्तार का मतलब होता है कि महत्तम अवलोकन माइनस न्यूनतम अवलोकन। देखिए ऊपर विस्तार की परिभाषा भी दिया गया है कि सूचना के महत्तम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं। विस्तार को आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर आर निकालना होगा तो महत्तम अवलोकन, सबसे बड़ा अवलोकन यहाँ पर क्या दिया गया है 5, माइनस न्यूनतम अवलोकन, सबसे छोटा अवलोकन क्या है 0। 5 में से 0 जाएगा 5। इस सूचना का विस्तार होगा 5। अब यहाँ पर अपने को कोष्टक बनाना होगा, और उस कोष्टक में सबसे पहले हम लिखेंगे त्रुटियों की संख्या, यानी त्रुटि कितनी है। त्रुटि क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर अपने को लिखना है आवृत्ति चिन्ह, और यहाँ पर लिखना है आवृत्ति। एक बार बताया जाएगा आपको, अच्छी तरह से ही आ जाएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग 9th में सेम पढ़े थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, इसको कट कर देंगे तो 0 के सामने एक लाइन खींच देंगे। फिर उसके नीचे क्या है 2 है, 2 के सामने लाइन,
फिर 2 है तो 2 के सामने लाइन, फिर 0 है तो 0 के सामने लाइन, यहाँ 3 है तो 3 के सामने एक लाइन, यहाँ भी 3 है तो 3 के सामने एक लाइन, यहाँ 4 है तो 4 के सामने एक लाइन, 1 है तो 1 के सामने एक लाइन, यहाँ 2 है तो वापस 2 के सामने एक लाइन, 4 है 4 के सामने लाइन, 2 है तो 2 के सामने एक लाइन, 1 है तो 1 के सामने एक लाइन, फिर यहाँ 1 3 बार है, 1 है तो 1 के सामने लाइन, फिर 1 है तो 1 के सामने लाइन। अब देखिए यहाँ पर 1 के सामने कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4। जब 4 लाइन हो जाए और 5वीं लाइन जब खींचना हो तो आपको क्या करना है, एन की तरह इसे क्रॉस में खींचना है। देखिए यहाँ पर फिर से 1 आया तो 5वीं लाइन है तो इसलिए इस तरह इसको खींचेंगे। ये क्यों होगा आपको अभी मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ 0 है तो 0 के सामने एक लाइन, यहाँ फिर से 0 है तो 0 के सामने एक लाइन, फिर से 0 है तो देखना 0 में 4 लाइन आ गई है। अब 5वीं लाइन देना है तो 5वीं लाइन को ऐसे एन की तरह देंगे, फिर से 0 है। अब 6ठी लाइन थोड़ी सी जगह छोड़ के अब देंगे, फिर से 4 लाइन करेंगे, 5वीं आई तो एन बनाएंगे। यहाँ 2 है तो 2 के सामने एक लाइन, 2 में तो 4 हो गए हैं, 5वां करना है तो इसलिए एन की तरह दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 के सामने एक लाइन, यहाँ 4 है तो 4 के सामने एक लाइन, 0 है तो 0 के सामने एक लाइन, 2 है 2 के सामने एक लाइन कर देते हैं, 5 है तो 5 के सामने एक लाइन कर देते हैं, 0 है तो 0 के सामने एक लाइन, 3 और 2 तो 3 के सामने और 2 के सामने 1 तो 1 के सामने एक लाइन, 0 1 तो यहाँ हो जाएगा 0 और ये 1, फिर यहाँ 0 के सामने, तो 0 के सामने ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, 5वां लाइन यहाँ n की तरह कर देंगे, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के सामने एक लाइन खींच देंगे, यहाँ 0 है तो 0 के सामने एक लाइन खींच देंगे, 1 है तो 1 के सामने एक लाइन खींच देंगे, 3 3 3 3 के सामने 3 लाइन खींचना है, 1 ये 2 और ये 3, फिर यहाँ 0 है, 0 के सामने 2 है, 2 के सामने 1 है तो 1 के सामने, फिर यहाँ 0 है तो 0 के सामने 1 है तो 1 के सामने देखो यहाँ पे 4 पहले से हो चुके हैं, 5वीं लाइन इस तरह खींच देंगे, फिर 0 है तो 0 के सामने 1 है तो 1 के सामने, फिर 1 है वापस 1 के सामने, 0 है तो 0 के सामने देखो पहले से 4 हो चुके हैं, वापस ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ 0 है 0 के सामने, फिर 0 है 0 के सामने, फिर 0 है 0 के सामने। इसको बोलते हैं आवृत्ति चिन्ह। अब ये बताइए, ये जो एन की तरह बना हुआ है इसमें 5 लाइन है, 1 2 3 4, 4 तो ऐसे खड़ी लाइन है, 5वां एन की तरह किया गया है। अब इसको जब गिनना होगा तो 5 ये 10 और 5 15, 15 और ये 3 लाइन ये है, बड़े आराम से हम लिख सकते हैं 18। अब ये बताओ विद्यार्थी मित्रों कि अगर 18 लाइन इस तरह से अगर पास में खींच दिया गया होता तो अपने को गिनने में बहुत परेशानी होती और मिस्टेक भी होती। इसीलिए हर चौथी के बाद 5वीं लाइन को एन बना दिया जाता है ताकि गिनने में आसान रहे। यहाँ पर 5 और 5 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पर कितना है, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना है, ये 3 और यहाँ पर कितना है 2। ये प्रश्न का हल हो गया। अब यहाँ अपने को कुल करना होगा, टोटल जब इसका करेंगे तो इसका टोटल 50 आएगा। टोटल करके आप देख लेना। अब एक चीज आपको बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कम से कम 15 दिन के आसपास लग सकते हैं और थियरी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी। थियरी और सवाल दोनों मिलेंगे इसमें। पहला चैप्टर तो खाली थियरी का था, दूसरा चैप्टर में आधी थियरी आधे सवाल आएंगे, तीसरे चैप्टर से ज़्यादा सवाल आने लगेंगे। तो थियरी जो चला दिया गया है उसको आप याद करते जाना और अलग नोट में अच्छी तरह से बना लेना व्यवस्थित, जहाँ से आपको याद करने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।